Hey guys, welcome to the Commerce की class. This is the fourth video of Organization of Commerce and Management of Class 12 Commerce. We have already covered the nature of principles of management, significance of principles of management, and we have started with the 14 principles of management by Henry Fayol. हम लोगों ने 7 प्रिंसिपल देखे थे लास्ट लेक्चर में. आज हम लोग रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स करेंगे ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द 8th प्रिंसिपल. 8th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. अब ये सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं पहले. सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पूरे पावर्स एंड अथॉरिटी का यानी डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं एक जगह पे फोकस्ड होना. ये नॉर्मली छोटे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सही है, चलता भी है, बट बहुत बड़ी कंपनी में ना सेंट्रलाइजेशन थोड़ा सक्सेसफुल नहीं होता है. यानी क्यों? यानी कि अगर समझो कि अगर सारे के सारे पावर्स, सारे डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज है वो कहीं एक जगह पे फिक्स्ड हैं कि कोई सिंगल पर्सन या कोई सिंगल डिपार्टमेंट ही सारे डिसीजंस ले सकता है, तो इससे क्या होगा, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, यानी डिसीजन जो है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. यानी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन के थ्रू हेनरी फ्योल एक्सप्लेन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बिटवीन ना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग देखो क्या होता है. सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी, यानी पावर्स एंड अथॉरिटी का किसी एक जगह पे फोकस्ड होना. जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरी की पूरी पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड है यानी फोकस्ड है. किसी भी डिपार्टमेंट को कुछ काम होगा, दे हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम हियर, राइट. इससे क्या होगा कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा. समझो कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 10, 20, 100 पीपल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, एक दो ही डिपार्टमेंट्स है, देन इट इज ओके. बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में लाइक समझो कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, लाइक टाटा है, विप्रो है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री में बाउंडेड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करती हैं और हर जगह पे जो सिनेरियो है, मार्केट है, वो थोड़ा अलग है, तो हर जगह के डिसीजन एक जगह से नहीं लिए जा सकते. इसके लिए बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, डिपार्टमेंट वाइज जो पावर मेकिंग अथॉरिटी है उनको डिवाइड कर देती है. यहाँ पे देखो ये डिसेंट्रलाइज का एग्जांपल है कि पावर ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, यानी जहाँ के डिपार्टमेंट को डिसीजन की जरूरत होगी वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं. जैसे इंडिया में देख लो ना, डिसेंट्रलाइज को समझ जाओगे. इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल पे होती है. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे अगर अर्बन एरिया है तो म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका ऐसा कुछ होता है, और अगर रूरल एरिया है तो ग्राम परिषद, ग्राम पंचायत ऐसा होता है. यानी क्या है, जो पावर सेंटर्स है उसको डिवाइड कर दिया गया है छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग लेवल पे. अगर समझो एक ही होता, आपके गांव में रोड बनानी है, आपके एरिया में लेट्स सपोज की रोड का कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको अप्लाई करना पड़ता सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट आके चेक करती, देन वो काम होता. लेकिन ऐसा नहीं है. आप क्या करोगे, अपनी म्यूनिसिपैलिटी को, नगर पंचायत को, अपने ग्राम पंचायत को जाके रिपोर्ट करोगे कि ये प्रॉब्लम है, आप ये सॉल्व करो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. तो सेम वे ना ऑर्गेनाइजेशन में भी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है. सो सेंट्रलाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, यानी सारे के सारे जो पावर रहेंगे वो कहीं एक जगह पे सेंटर्ड होंगे. और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी जो अथॉरिटी लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अब जो एचओडी है और मैनेजर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या मैनेजर्स हैं, उनके पास पावर्स होते हैं अलग अलग टास्क को इम्प्लीमेंट करने के. तो जो मैनेजर्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो बड़ी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन हेल्पफुल होता है कंपनी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी दोनों टाइप का होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कुछ डिसीजन होते हैं ना जो बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, वो तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन इज ओके. बट लेट सपोज कि छोटे छोटे डिसीजन है, तो हर टाइप के छोटे मोटे डिसीजन में टॉप लेवल को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको भी कुछ अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो. बट जो प्लानिंग है, जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, वो खाली टॉप लेवल को ही लेने चाहिए. अगर ना परमाणु मूवी देखी होगी तो उसमें समझेगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है. परमाणु मूवी में देखो कि बताया था जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, 1974 में भी इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, बट वो बड़े स्केल का नहीं था. 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था इंटरनेशनल कम्युनिटी का. बट
इंडिया ने किसी को इतना ज्यादा बताया नहीं था उस टाइम में। गिने चुने कुछ 10-12 लोग थे जिनको पता था कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। परमाणु मूवी जॉन अब्राहम वाली अगर नहीं देखी हो तो देखना। राइट, तो यानी क्या है, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट मिशन था। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चलता, यानी हर लेवल पे पावर्स नहीं दी जा सकती देश के लिए। बहुत कम लोगों के पास पावर था कि वो इससे रिलेटेड डिसीजंस ले सके। सो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो पावर सेंटर है वो लिमिटेड होना चाहिए, डिपेंड ऑन सिचुएशन। बट छोटे मोटे टास्क है, लेट्स सपोज रॉ मटेरियल खरीदना है, ब्रांडिंग करनी है, प्रमोशन करना है, तो इन सब के लिए लोअर लेवल मैनेजर्स को थोड़े बहुत पावर्स दिए जा सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो नाइन्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब है ना, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये नॉर्मली या तो डाउनवर्ड हो सकता है या अपवर्ड हो सकता है, यानी बात ऊपर से नीचे आएगी, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, और अपवर्ड भी हो सकता है। लाइक लोअर लेवल वाले कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, एंड मिडिल लेवल इन्फॉर्म करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को। लेकिन ये जो स्केलर चेन का प्रोसेस है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। एज यू कैन सी, डी को ना जी को कुछ बताना है। मिस्टर डी यू वांट टू शेयर समथिंग विद मिस्टर जी, देन डी सी को इन्फॉर्म करेगा, सी विल इन्फॉर्म बी, बी ए को इन्फॉर्म करेगा, ए इन्फॉर्म करेगा ई को, ई एफ को, और एफ जी को। ओ माय गॉड, राइट। तो ये डी जब जी तक पहुंचेगा तब तक वो एम जी हो जाएगा। दिस इज व्हाट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक मैसेज पहुंचाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगेगा। बट सम टाइम ना, ये तो नॉर्मल सिचुएशन में तो चलो फॉलो करना ही पड़ेगा, बट कभी कभी क्रिटिकल इमरजेंसी के टाइम में ना इतना टाइम नहीं होता है कि इन्फॉर्म कर पाए। सो उस टाइम के लिए ये प्रिंसिपल यूजफुल होता है। यहाँ पे स्केलर चेन को फॉलो ना करके गैंग प्लैंक यूज कर सकते हैं। अब गैंग प्लैंक क्या होता है? नॉर्मल स्केलर चेन में क्या होगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, राइट, एक एक करके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा। बट इन गैंग प्लैंक, डी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेगा जी को। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये हमेशा क्यों नहीं कर सकते? हमेशा नहीं कर सकते बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देखो, एम्बुलेंस को पेशेंट के साथ ही सिग्नल तोड़ने की इजाजत होती है। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस में ड्राइवर खाली घर जा रहा है हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद, या वैसे ही जनरली वो जा रहा है तो वो सिग्नल्स तोड़ सकता है, नहीं, इमरजेंसी के टाइम में ही। सो सेम इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला सिस्टम फॉलो हो सकता है। और जब शॉर्टकट वे फॉलो होता है, दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। सो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है? ये ना एक हायरार्की सीक्वेंस को दिखाता है कि जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करता है। क्यों? इससे ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का फ्लो बना रहेगा। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, राइट, और करना ही पड़ता है। तो जो सिस्टम है, ये स्केलर चेन जरूरी भी इसलिए है। अब बोलोगे कि इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्यों फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज इसमें ना कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डी ने सी को बताया, सी ने बी को, देन सी टू ए टू ई टू एफ, एफ टू जी। तो जब इमीडिएटली कोई कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है ना, तो इसमें गैप होने के चांसेस नहीं होते और सभी डिपार्टमेंट को पता होता है कि क्या काम करना है या क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है। इससे क्या होगा कि जो भी मिसकम्युनिकेशन है वो नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इमरजेंसी है, टाइम कम है, क्रिटिकल सिचुएशन है, इमीडिएट डिसीजन लेना है, तो उस टाइम पे ये गैंग प्लैंक यूज हो सकता है। यानी कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन कर सकता है। इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। ओके, ये जो क्रॉस कम्युनिकेशन है इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। इसके लिए मैनेजर्स को अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप इस सिचुएशन में ये डिसीजन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर मैनेजर्स के पास अथॉरिटी नहीं होगी तो वो गैंग प्लैंक फॉलो नहीं कर सकते। सो दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट देखते हैं, 10th इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एक किया था हम लोगों ने यूनिटी ऑफ कमांड, यानी वहां पे क्या हो रहा था, ऑर्डर मिल रहा था। ऑर्डर कहीं एक जगह से मिलना चाहिए, बट ये जो ऑर्डर है ये आज्ञा वाला ऑर्डर नहीं है। ये कौन सा ऑर्डर है? सीक्वेंस वाला, यानी हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए। हर चीज जो है ना वो उसके ऑर्डर में, सीक्वेंस में रखी हुई होनी चाहिए। अब बड़े टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती है, मशीन्स होती है, रॉ मटेरियल होता है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, राइट। तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, हेनरी फ्योल ने एक्सप्लेन किया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पीपल एंड मटेरियल यानी लोग और जो सामान है,
वो शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यानी सही टाइम पे सही जगह पे होने चाहिए। लेट्स सपोज कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ चीजें प्रोड्यूस करनी है, यानी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की, और आपके डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कोई दिख ही नहीं रहा, आप बाहर गए दूसरे डिपार्टमेंट से 4 लोगों को लेके आए कि चल भाई काम कर, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? बिकॉज आपके डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो उनके काम में एक्सपर्ट हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट का काम नहीं कर सकते। यानी जो भी लोग हैं जिस काम के लिए डेजिग्नेटेड है वो उसी मशीन पे उसी जगह पे होने चाहिए, और जो भी मटेरियल है वो उसकी जो डिसाइडेड प्लेस है वही जगह पे होनी चाहिए। अब घर में एग्जांपल ले लो ना, लाइक मोस्टली लोगों की आदत होती है कि जो चीज जहां से उठाया वहां पे नहीं रखा, यानी उठाया कहीं पे कहीं और पे रख दिया। जो मम्मियां होती हैं, मम्मी वगैरह हमेशा बोलते रहते हैं कि जो चीज जहां से लो वहीं पे रखो। क्यों? जहां से उठाओगे वहीं रख दोगे, दूसरा कोई आएगा तो उसको भी वहीं मिल जाएगा, इससे क्या होगा, सेकंड पर्सन का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में ना ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, हर चीज का एक जगह होता है और वो चीज वहीं पे होनी चाहिए। जैसे समझो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में ना शिफ्ट्स में काम होता है, यानी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। पहली बैच आई, उसने कुछ काम किया, उसमें से कुछ एम्प्लॉइज ने कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह उठाए और वो कहीं पे रख के भूल गए। अब दूसरी शिफ्ट के लोग आएंगे, उनको काम पड़ेगा उस टूल का, तो वो लोग ढूंढेंगे ना, उनका टाइम वेस्ट होगा उतना सारा। इसी के लिए ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है कि जो चीज जहां पे है, ऑर्डर क्या एक्सप्लेन करता है कि हर चीज का एक डिसाइडेड प्लेस होना चाहिए, ताकि उसको वहीं से लोग ले और फिर वहीं पे रख दे। इससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बचेगा, और जब टाइम बचेगा तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो वर्क का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहेगा। अब ये एग्जांपल देख सकते हो, ये मॉल का एग्जांपल है। कभी मॉल वगैरह में जाओ या सुपरमार्केट में जाओ ना, तो हर चीज अपने प्लेस पे होती है, हर चीज का एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे डेयरी डिपार्टमेंट है, कपड़ों का डिपार्टमेंट अलग होता है, फुटवेयर का डिपार्टमेंट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, डिजिटल गैजेट्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सुपरमार्केट में जाओगे और आप बोलो कि मुझे ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स लेने हैं, हेडफोन्स लेने हैं, तो वो बोले कि जाओ ढूंढ लो, कहीं मिल गया तो ठीक, राइट? नहीं होगा, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि इस डिपार्टमेंट में जाइए, आपको मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी हर चीज उसके फिक्स प्लेस पे होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा। जो एम्प्लॉई है उनको खाली में ऐसे टाइम पास में वेट नहीं करना पड़ेगा। जो मशीन है वो आधे घंटे बंद नहीं पड़ी रहेगी, क्यों? क्योंकि उसका पार्ट नहीं मिल रहा है, राइट? सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सो नेक्स्ट देखते हैं 11th प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी और इक्वालिटी ना दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इसको देखते हैं हम लोग। इक्वालिटी मतलब है सबके लिए सेम, सबके लिए एक जैसा होना, सबको एक जैसा पेमेंट मिलना, सबके लिए एक जैसा टाइम आवर होना, सबके लिए वर्किंग टाइम एक जैसा होना, राइट? अब इससे क्या होगा, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की। इक्विटी का मतलब होता है प्रपोर्शनेट, यानी दिस प्रिंसिपल इज अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज है ना, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करें। क्यों? क्योंकि वो लोअर लेवल के हैं, उनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। हर लेवल के एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे कंपनी में उनकी पोजीशन कुछ भी हो, बट जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो सबकी मेंटेन होनी चाहिए। क्यों? सभी ह्यूमन बींग्स है जो भी काम कर रहे हैं, राइट? तो ह्यूमन बींग्स थोड़ा सा क्या होता है, इगोइस्टिक होता है, कि ईगो होता है हमारे अंदर। कोई अगर रिस्पेक्ट से बात नहीं करेगा तो देन वी फील बैड। हम लोग जूनियर्स, अगर जूनियर हो तो तब तो कुछ कर नहीं सकते सीनियर्स को, लेकिन एक रिस्पेक्ट की जो फीलिंग होती है वो नहीं होती है फिर। तो सेम वे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है कि सभी एम्प्लॉइज को फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक बार ना ऐसे ही कभी न्यूज में आया था कि जो बराक ओबामा है वो जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो वो जस्ट व्हाइट हाउस में जा रहे थे। उस टाइम की एक पिक्चर आई थी कि वो एक जो हाउस कीपर होते हैं, जो साफ सफाई वाले होते हैं, उनसे जस्ट वो ऐसे ही हैंडशेक कर रहे थे, नॉर्मली जस्ट कैजुअली वो विजिट कर रहे थे, वहां पे वो अपने साफ सफाई के काम में लगे हुए थे। ओबामा ने डायरेक्ट उनको हाय हेलो किया एंड हैंडशेक किया। दिस इज व्हाट इक्विटी, राइट? उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, ये झाड़ू मार रहा है। इंडिया में देखो नेताओं को थोड़ी ज्यादा ईगो होती है, इंडिया में नहीं हर जगह पे। तो ये क्या है, एक जेस्चर है इक्विटी का, कि भले आप किसी भी काम में हो लेकिन आप अपने वर्क को अच्छे तरीके से कर रहे हो। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी हो, राइट? मुन्ना भाई जब वो चाचा को, वो झाड़ू वाले चाचा को लगाते हैं गले, दिस इज व्हाट कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, एप्रिसिएशन है। वो उनका काम कर रहे हैं, ही फील्स बैड कि मेरे को ये सब काम करना पड़ता है, लेकिन जब कोई आपकी तारीफ करता है, राइट, देन दे फील गुड। सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सेम लेवल के एम्प्लॉइज को
सेम पेमेंट भी मिलना चाहिए। लेट्स सपोज कि लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, उन सबका पेमेंट एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, एक जैसा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि जो बहुत दिन से बहुत टाइम से काम कर रहे हैं सालों से उनको भी सेम मिले, नहीं। बाकी की जो फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में, उसको ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी फॉलो होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क विदाउट पार्शियलिटी। मतलब इक्विटी के अकॉर्डिंग ना जो भी वर्क है, पहला प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनल बायसनेस के लिए मैनेजर किसी एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा काम दे दे कि भाई अब तो तू ये काम ही करते रहे, राइट, और अपने किसी फेवरेट एम्प्लॉय को थोड़ा सा ही काम दे कि ये तो मेरा फेवरेट है, इसको परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अकॉर्डिंग सभी एम्प्लॉयज को इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्यों, सब तो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, राइट। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या है, ये देखते हैं। अब जब कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो बहुत सारे एम्बिशंस एंड होप्स के साथ में काम करता है, अपने लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर को वहां पे देखता है कि इतने टाइम पीरियड को मैं यहाँ पे डिवोट करूंगा। ये जो प्रिंसिपल है, it states that employee should be given assurance of stable tenure. It creates sense of belonging among the people, among the employees. अब ये जो प्रिंसिपल है ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है कि कंपनीज को चाहिए कि वो एम्प्लॉय को उनके काम के लिए ये अश्योरेंस दे सके कि उनको काम से कभी भी ऐसे निकाला नहीं जाएगा जब तक उनकी कुछ मिस्टेक नहीं होगी या जब तक कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स सपोज कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है या फिर एम्प्लॉयज की कुछ गलती हो सकती है। अगर ये दोनों रीजन नहीं है तो कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल नहीं सकती है, राइट। अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ना चाहता है देन दैट्स डिफरेंट थिंग। किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कभी भी निकाल देती है, देन कोई भी न्यू ज्वाइनी जो रहेगा, जो नया एम्प्लॉय है, वो हमेशा ना काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। वो हमेशा ऑप्शन सर्च करता रहेगा कि कंपनी निकाले इससे पहले मैं खुद छोड़ दूं, राइट। दिस इज व्हाट कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस लेवल है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये प्रिंसिपल क्या फोकस करता है, ये प्रिंसिपल फोकस करता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पे। यानी जो टाइम फ्रेम है कंपनी में, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड होता है जिस पीरियड तक एम्प्लॉय उस कंपनी में जॉब करते हैं। सो कंपनी को एम्प्लॉयज के अंदर ये सेंस डेवलप करना चाहिए कि ये कंपनी उनको उनके फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड है, यानी कंपनी उनके फ्यूचर के लिए सोचती है। जब कंपनी ऐसा सोचेगी देन एम्प्लॉय विल आल्सो थिंक फॉर कंपनी, राइट। इससे क्या होगा ना कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के लिए डिवोटेड रहेंगे कि नहीं, अपनी कंपनी अपने लिए इतना कर रही है, देन हम लोग भी कंपनी के लिए full dedicated रहेंगे। So this is what principle of stability of tenure. So let's see next principle. So next principle is principle of initiative. अब इनिशिएटिव क्या होता है ये देखते हैं। इनिशिएटिव मतलब ना फर्स्ट स्टेप लेना टुवर्ड न्यू आइडियाज, कुछ न्यू सजेशंस, न्यू आइडियाज, न्यू प्लान्स लेके आना। तो जो इनिशिएटिव है ना, इसका मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाना। जैसे समझो कि कई बार होता है ना, अपने से कुछ पूछा जाता है और हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं ग्रुप में, उसमें से हाथ उठाने के लिए बहुत सोचते हैं कि अरे बोलूं नहीं बोलूं। फिर कब जब कोई बोल देता है तो हम लोग सोचते हैं कि अरे यार मैंने भी तो यही सोचा था। कई बार होता है ये कि हम लोग के दिमाग में मन में रहता है बट हम लोग बोलने के टाइम हिचकिचाते हैं कि कैसे बोलूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और जो इनिशिएटिव लेता है वही आगे बढ़ता है। तो सेम वे ना ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फ्योल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो ना बहुत सारे आइडियाज एंड सजेशंस एंड फीडबैक्स लेके आते हैं। अभी जो आइडियाज होते हैं, सजेशंस होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनीज को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज के द्वारा दिए गए इन आइडियाज को, सजेशंस को, फीडबैक्स को सोचे और उसमें से जो सही लगे ना उसके बारे में फोकस करे, ध्यान दे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। मैनेजर को चाहिए कि जो एम्प्लॉयज न्यू आइडियाज लेके आते हैं उनको एनकरेज करे और बाकी के एम्प्लॉय को भी एनकरेज करे कि आप इनिशिएटिव्स लो, आप बिलोंगिंगनेस लो, आप ये सोचो कि कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हो, राइट। इससे क्या होगा, देन कंपनी विल आल्सो थिंक फॉर देम। अब ना एक एग्जांपल है डेल कंपनी की। सो डेल कंपनी के ओनर की एक स्टोरी है। जब डेल कंपनी शुरू हुई थी ना तो माइकल डेल ने शुरू किया था तो बहुत छोटे लेवल पे शुरू हुआ था। तो उनकी जो स्टार्टिंग की टीम थी वो उनसे बहुत ज्यादा सजेशंस एंड फीडबैक लिया करते थे। वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया करते थे। जो भी एम्प्लॉय नए टाइप के आइडियाज सजेशंस लेके आता था उसको वो बहुत एनकरेज करते थे। इससे हुआ क्या कि वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करती गई।
और ऐसे आज के टाइम में देखोगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉयज के लिए, या फिर देख लो ना एप्पल है, गूगल है, ये लोग जनरली ऐसे भी एम्प्लॉयज को तो ये लोग इनिशिएटिव के लिए एनकरेज करते ही हैं, लेकिन समझो कि नॉर्मल पब्लिक में से भी किसी ने अगर इनके प्रोग्राम में, इनके एप्स में, इनके वेबसाइट वगैरह पे कुछ अगर एरर है, कुछ अगर बग है, वो बग को फाइंड आउट करके बताया तो उनको ये लोग रिवॉर्ड देते हैं। दिस इज व्हाट इनिशिएटिव। यानी अगर कोई आपको आपकी कमियों के बारे में बता रहा है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या बोलता है कि जो एम्प्लॉय स्टेप्स ले रहे हैं, जो उनको एनकरेज करना चाहिए। ये सब कौन करेगा? मैनेजर्स। मैनेजर को चाहिए कि वो एक लीडर की तरह काम करे और अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करे कि आप आगे आओ और आप इनिशिएटिव लो। ऐसा नहीं कि लोगों को डरा धमका के रखना चाहिए, राइट। अब देखोगे जब से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है तब से गवर्नमेंट्स भी अपने सिटीजन से कुछ फीडबैक्स लेती है बहुत सारे इश्यूज पे। अब जैसे देखो इंडियन करेंसी का जो इंग्लिश में आर भी दिखता है वो हिंदी का र भी दिखता है वो, राइट। तो वो डिजाइन किसी इंडियन पर्सन ने डिजाइन किया, तो गवर्नमेंट ने सजेशंस मांगे थे कि हमको इंडियन करेंसी के लिए एक सिंबल चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिजाइन को दिया, उसमें से ये वाला डिजाइन जो है ये सेलेक्ट हो गया। यानी क्या है कि बहुत सारे माइंड होते हैं, राइट। बहुत सारे जितने लोग होंगे उतनी ज्यादा दिमाग होंगे, हर किसी से अगर कुछ पूछा जाए तो बहुत सारे आइडियाज निकल के आएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने हर एम्प्लॉयज को एनकरेज करे कि वो आइडियाज लेके आए। इससे क्या होगा ना कि जो एम्प्लॉयज आइडियाज लाएंगे उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और उनको देख के बाकी के एम्प्लॉयज का जो मोराल है, जो आत्मविश्वास है, वो आगे बढ़ेगा, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगा। तो इससे क्या होगा कि बाकी के लोग भी आगे आएंगे इनिशिएटिव लेने के लिए। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 14 प्रिंसिपल। ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, गिवन बाय हेनरी फेयोल। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डेकॉप्स, इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा नॉन इंग्लिश वर्ड लग रहा है, राइट। सो एस्पिरिट डेकॉप्स का मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है, राइट। बचपन की वो स्टोरी याद होगी फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड की। एक बूढ़े अंकल होते हैं, उनकी डेथ होने वाली रहती है। अब स्टोरी है तो उनको पता रहता है कि उनकी डेथ होने वाली है, तो अपने चारों बच्चों को बुलाते हैं और सभी को एक एक लकड़ी की छड़ी देते हैं और बोलते हैं बेटा तोड़ो, राइट। सभी बच्चे तोड़ देते हैं। यस पापा, वी आर द पावरफुल पर्सन, राइट। देन पापा और ज्यादा ये होता है कि चलो अब तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लकड़ियां जमा की और उनको दिया, बोला कि बेटा अब तोड़ो। सो अब बेटा आर लाइक कि अरे पापा ये क्या कर दिया। तो पापा ने एक सजेशन दिया, एक उनको सीख दी कि एकता में शक्ति होती है, यानी सब मिलके रहोगे ना तो कोई तोड़ नहीं सकता। दिस इज व्हाट सेम वे हेनरी फ्योल ने भी ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनाइजेशन में ना यूनियन होगा तो स्ट्रेंथ होगा, यानी सब एक रहेंगे तो सब मजबूत रहेंगे। यानी सबको एक साथ मिलके चलना चाहिए, सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली फोकस करे। मैनेजमेंट क्या है ना, एक ग्रुप एक्टिविटी, यानी सब मिलजुल के काम करेंगे तभी मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, अगर वो खुश नहीं है, अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, राइट। जब जो मैनेजर है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज में ना सेंस ऑफ टुगेदरनेस डेवलप करे। अब सेंस ऑफ टुगेदरनेस क्या होता है? सेंस ऑफ टुगेदरनेस मतलब एक साथ मिलजुल के रहने का जो सेंस है वो डेवलप करे, किसमें? एम्प्लॉयज के बिटवीन। अब जब एम्प्लॉयज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक ग्रुप की तरह रहेंगे वो लोग, राइट, तो क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे कैसे हम सब फैमिली में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम सॉल्व करो, नहीं। फैमिली में अगर किसी एक को प्रॉब्लम होता है तो सब उसको सॉल्व करने के लिए लग जाता है, सब अपने अपने तरीके पे, अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स लेते हैं। सो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए डेडिकेटेड रहे, और जब वो एम्प्लॉयज के लिए सोचेंगे तो एम्प्लॉयज कंपनी के लिए सोचेंगे। सो दिस वाज ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ये लेक्चर में हम लोगों ने पूरे 14 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं, राइट। अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ सजेशंस हो, कुछ फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ भी अगर प्रिंसिपल्स में नहीं समझा है, 14 में से कोई भी प्रिंसिपल अगर नहीं समझा है या उसमें कुछ क्वेरीज है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने देख लिए हैं। तो अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मेल आईडी पे भी मुझे मेंशन करके बता सकते हो, मेल करके। तो मैं ट्राई करूंगा कि उस क्वेरी को सॉल्व करूं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर।